औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज पीर का दिन है, यानी पहला वर्किंग डे। और वर्किंग डे में हम क्या क्या करते हैं और कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल हम बात करेंगे। हमारे साथ सीधे हाथ पर मौजूद हैं हमारे रेहान भाई। आपको रेहानुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उसी के साथ हुसैन भाई बैठे हैं, हुसैन बाशलानी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। हुसैन भाई से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बजट पर बात करनी है, और हुसैन भाई से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मुसलसल इस सिलसिले को इसलिए चलाना है कि लोगों को आइडेंटिफाई हो जाए कि चीज़ें कैसे सही चलती हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आपको देखना है, ना सिर्फ देखना बल्कि आपके स्टाइल को भी कॉपी करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंस्पिरेशनल होती हैं आपके लिए। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं नासिर जावेद साहब, जो कि हार्बिन जो कम बनाने वाली कंपनी है, मैनेजर सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है एचआर डिपार्टमेंट में। और क्या क्या मजीद करते हैं और क्या आज हम बजट को कुछ जस्टिफाई कर सकेंगे नहीं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नासिर भाई। इसी के साथ हमारे साथ मोहसिन अली मौजूद हैं, जो कि आपको कैसे इजीली आप मुझसे शिफ्ट हो सकते हैं, या अगर हम बात करें कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतरीन कंसल्टेंट के साथ बेहतरीन द वे ऑफ गाइडर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अली, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कि आपने ज्वाइन इन किया। सबसे पहले हम स्टूडेंट पे ही बात करते हैं सॉरी, कि आजकल अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जिस पे ईजीली वीज़ा अवेलेबल है फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। बहुत शुक्रिया सबसे पहले जो कि आपने हमें प्रोग्राम में अपने बुलाया। और देखिए, इसमें जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो इसमें मेजर और पुरानी कंट्रीज़ हैं जिधर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पुरानी हैं और काफ़ी पहले से जिधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है। इधर स्टूडेंट्स जाके अपनी एजुकेशन करते हैं। लेकिन अभी इसके साथ साथ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो लोग बुला रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल हैं वहाँ पे? बिल्कुल हैं एलिजिबल, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब एक्रीडेटेड हैं और सब वहाँ पे जाके एलिजिबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। और 60% 70% वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी अच्छी मिल जाती हैं। ओके अच्छा, मुझे बताओ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बीइंग अ स्टूडेंट, हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना होता है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? देखिए, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो आपकी करंट एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि अभी फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स ख़त्म कर लिया है जिन्होंने, तो वो अगर फ़ौरन अपना बैचलर्स डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्रीज़ कंप्लीट कर ली हैं, मास्टर्स के लिए परस्यू करना चाहते हैं फ़ौरन, तो वो लोग ज़्यादा एलिजिबल होते हैं इधर। ठीक है ना, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऐसी। जबरदस्त। इसी के साथ नासिर भाई आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि आर यू हैप्पी विद द बजट? शक्ल से लग रहा है मैं बड़ा टेंशन में। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस बजट का फ़ायदा मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को हुआ, वज़ीरों को हुआ है। तनख्वाहदार तबका को कोई इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें मैं नहीं समझता कि ये बजट इतना अच्छा हुआ। सेकेंडली, इसमें जो सब में गरीब तबका होता है, मिनिमम वेज जो ले रहा होता है, आप देखेंगे कि मिनिमम वेज भी इन्होंने रिवाइज नहीं की, वो 37,000 ही इन्होंने होल्ड कर दी। लेकिन मिल नहीं रही ना। वो सही है, आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रही, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज जो कंप्लायंस फॉलो कर रही होती हैं वो दे रही होती हैं। तो लेकिन क्या हुआ, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो भी अब 37,000 पे स्टक हो जाएंगे एज पर नोटिफिकेशन, क्योंकि आया ही नहीं है। अगर वो नोटिफिकेशन आ जाता, जैसे कि लास्ट 32 से 37 हुई थी, तो लोग खुश हुए थे कि 5,000 का इंक्रीमेंट लग गया। लेकिन इस साल लोगों को ये था कि यार हमें कुछ एक बजट मिलेगा, कुछ नहीं तो कुछ। एक वाइज आई थी कि 45,000, किसी की वाइज आई 50,000, तो पर्ची खुली तो लिखा दोबारा किस्मत में। हाँ, फिर कहा गया कि चले ना 50 ना 45, चले 40,000 ही हो जाए। आखिर में वो उम्मीद भी दम तोड़ दी, टूट गया कि जब वज़ीर ख़जाना साहब ने जब बजट पेश किया तो उसमें मिनिमम बजट रिवाइज नहीं हुआ, उसमें बजट में मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुई और 37,000 पे उसको होल्ड कर दिया। ठीक है, तो 37,000 में मैं नहीं समझता कि कोई भी घर चल सकता है। क्योंकि देखें, अगर किसी के 2 बच्चे हैं और वो ख़ुद मियाँ बीवी हैं और मकान किराए का है, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, मेडिकल एक्सपेंस
और घर का किराया, वो 37,000 में किस तरह बेयर करेगा? ऐसा ही है। और फिर उस पर कहा जाता है कि आप अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाएं, तो मतलब आप चादर के मुताबिक आप बिजली का बिल भेजें, चादर के मुताबिक गैस फ्री कर दें, तो चीज़ें तो हो सकती हैं। दूसरा ये है कि बिजली, ऐसे मुझे एक याद आया, हमने भी एक इलेक्ट्रिक माफिया कराची में बिठा दिया है जो हमारे सर के ऊपर मुसल्लत है। हम इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना चाहते हुए भी। 200 से यूनिट जैसे ही ऊपर जाते हैं, किसी गरीब का गलती से 201 यूनिट हो जाते हैं, तो वो फिर 6 महीने तक वो उस 200 यूनिट को भुगत रहा होता है। ऐसा ही है। बिल जहां उसके अगर वो 150 यूनिट भी यूज कर रहा है 200 यूनिट के बाद, तो उसका बिल हजारों में आ रहा है। वो बेचारा परेशान हो रहा था, वो कहता है कि अब मैं पंखा चलाऊं या बंद करूं। ऐसा ही है। लोड शेडिंग इतनी है कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये है कि कराची का अभी हालात इतने अच्छे नहीं। नासिर भाई, आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं, आई गेस, जो चारों बैठे हैं, कोई भी के इलेक्ट्रिक के फेवर में नहीं है, ठीक है। मसला ये है कि हम इतनी बात करते रहे, हम के इलेक्ट्रिक पे बात करते हैं, तो फिर जो चीज़ों को एक तो सामने नहीं, उसको क्यों केटर नहीं किया जाता? हमने पहले भी इस बात में बात की हमने के इलेक्ट्रिक के लिए, मगर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। रिजल्ट इसलिए में सामने क्यों नहीं आया कि हमारी जो आवाम है ना, वो खुद भी इस काम को करना नहीं चाहती। मतलब ये अकेले इनके करने से या इनके करने से ये काम हल नहीं होगा। ये मेजॉरिटी में आवाम जब रोड पर निकलेगी तभी ये मामला हल होगा, ऐसे हल नहीं होगा। ये समझें कि शायद कि मतलब ये बस ये हम यहाँ मीडिया पे बैठ कर एक ख्वाहिश करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा, तो ये ऐसे नहीं होगा। जब तक इनके इदारों पे जाकर आपने धरना नहीं देंगे, जब तक ये मामला हल नहीं होगा किसी का। और यानी भाई, आप कितने सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि सिंध बजट भी पेश हो चुका है? बजट तो मतलब इस टाइम गरीब आदमी की मौत है। मतलब जो अभी बजट आया है वो तो गरीब आदमी के लिए मौत है, इसलिए कि जैसे कि उन्होंने कहा 37,000 रुपये, शायद इनको इल्म नहीं होगा इस बारे में। 37,000 मिलती ज़रूर है, मगर 37,000 रुपये उस मजदूर के पास नहीं पहुँच रही, इसलिए कि तमाम फैक्ट्रियों के अंदर ठेकेदार निज़ाम है। इस कराची के अंदर ठेकेदारी निज़ाम है कि मालिक ने ठेकेदार अपॉइंट किया हुआ है, वही मजदूर लेकर आता है, वही चलाता है, तो वो उन्हें 25,000 26,000 सैलरी देता है या 27,000 सैलरी देता है। बाकी वो कटौती अपने पास रखता है। वो 37,000 की जहां बात करें, वो 37,000 भी उस मजदूर को नहीं मिल पा रहे। हकीकतन तौर पे यही है। यहाँ पिछले प्रोग्रामों में कुछ साहब आए थे जो इसके कुछ मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे ख्याल से मैंने उनसे भी कहा था कि खुदारा कम से कम अपना थोड़ा सा पैसे कम करके मजदूरों को दे तो उनका घर का राशन चले। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और रेहान भाई ने पिछली दफा भी ये बात की थी, हम ठेकेदारी निजाम को ये नहीं कहते गलत है, लेकिन वाकई में ठेकेदारी निजाम हो, हमें इससे तकलीफ नहीं है। हमें इससे तकलीफ है कि 37,000 मिले, चलो 1,000 रुपए लो, 36 तो दे दो यार। जबरदस्त, यही वाली चीज है। 36 भी दे रहे हैं, मूल में नहीं है, 25 26 27,000 रुपए आप तंखा दे रहे हो, बाकी सब अपने पास कमीशन। लेकिन अगर मेहनत का पैसा आप रखते हैं ना, तो आपकी आपने देखा था कि उनकी क्या पोजीशन है उस टाइम, वो आए थे, आपने देखा सब कुछ। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब अल्लाह तबारक व तआला देख नहीं रहा है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो बच्चों में नहीं तो बीवी में, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये इंसान की खामा ख्याली है कि मतलब कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है। हुसैन भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो बजट कैसे सैलरी वाले लोगों को, बिजनेस को, डिफरेंट लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है? सुना है कि एफबीआर ने भी नॉन फाइलर्स के लिए बहुत कड़ी से कड़ी हथकड़ी बनवा लिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दिशान भाई। देखिए, बजट पे जो मेरा व्यू है वो मिक्स है, नॉट बीइंग ऑन द वेरी नेगेटिव साइड। देखिए, आम आदमी के लिए तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, जिसकी 37,000 सैलरी है या 40-50,000 सैलरी, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता शायद बेचारा। वो तो उसको पूरी मंथ यही टेंशन रहेगा कि मैंने बिल कैसे पे करना है, बच्चों की फीस कैसे देनी है, मकान का किराया कैसे देना है। लेकिन सैलरी वाले तबके के लिए एफबीआर ने थोड़ी बहुत मदद की है। अगर मैं थोड़ी बहुत नहीं, इसको थोड़ा सा जस्टिफाइड एंड पे देखूं, तो सैलरी वालों को काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की है रिलीफ देने की, जो कि कल एक न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, वो रिलीफ शायद वापस ले लेंगे। अब आई डोंट नो, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट वो वापस ले ली जाए। रिलीफ में मतलब कि सैलरी वालों का एक तो जो स्लैब है वो बढ़ाया नहीं है, बट उसका टैक्स की परसेंटेज बहुत कम कर दी है। ओके। यानी जो बंदा पहले 12 लाख रुपए साल की जिसकी सैलरीड इनकम थी, उस पर 30,000 रुपए टैक्स कटता था, अब उस पर 6,000 रुपए कटेगा। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200% का उसको रिलीव है एज अ सैलरी। एक तनख्वाहदार से पूछोगे ना, वो शायद खुश होगा, वो कहेगा ठीक है यार, 30,000 की बजाय मेरे सिर्फ और सिर्फ 6,000 साल की कटेंगे। बट ऑन दी अदर एंड एफबीआर ने इतने टैक्सेस इंक्लूड किए इन फॉर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स, इन फॉर्म ऑफ कार्बन लेवी ऑन द पेट्रोल, जिसका रिजल्ट कल रात आपको मिला कि आज पेट्रोल हमारा कुछ 4 से 5 रुपए इंक्रीज हो गया, 4 रुपए 70 पैसे, 4 रुपए 75 पैसे, और डीजल भी हमारा 7.9 समथिंग इंक्रीज हो गया। तो ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं बजट के। दूसरा सवाल आपका था कि एफबीआर ने हथकड़ियां बिल्कुल लगा दी हैं।
तो बिल्कुल दिस इज़ वेरी ट्रू। FBR बहुत ज़्यादा प्लानिंग में है कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं या नॉन कंप्लाइंट हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का लेस देन 1% लोग वो हैं जो प्रॉपरली टैक्स देते हैं, जिसमें से भी अगर इंडेक्स की तरह मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूं तो मोर देन सैलरी परसेंट ही ज़्यादा है। ठीक है। खुद से बहुत कम लोग होते हैं जो जाके टैक्स पे करते हैं। अच्छा हुसैन भाई, इस सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट में आप जब आएंगे, क्योंकि 4 कॉल्स आई हैं आपके लिए कि हमने किस क्या क्या करना है फॉर बीइंग ये फाइलर है, ये है, ये है। अच्छा, जो फाइलर्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम कॉल सेंस का सिस्टम रखेंगे। आज का मैंने, क्योंकि 4 में माना कि कॉल्स आ जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम 1-1 सेशन रखते हैं, क्योंकि लोगों की मुझे मसले मसाइल सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे फिर आपको कॉल करते हैं और इन लोगों की हम जो क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैठना, आपके पास नॉलेज होना, और जब आप बढ़ाते हैं तो अल्लाह तबारक तआला आपको बेहतर की तरफ लेकर जाता है। हम आते हैं मौसम भाई आपकी तरफ दोबारा कि अगर एक स्टूडेंट कहीं के लिए वीजा अप्लाई करता है तो उसको क्या बैंक स्टेटमेंट भी तगड़ी रखनी है? बीइंग अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वो तो माँ बाप के खर्चे पे है ना, जी, जी, तो उसको एक, और दूसरा उसको कितना खर्चा पड़ जाता है एक वीजा हासिल करने में? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो है वो माँ बाप के खर्चे की ही होती है। बेसिकली जो किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ये है कि आप अपने पेरेंट के अकाउंट में लिविंग कॉस्ट दिखाएं कि आपने अगर वहाँ पे पूरा साल स्टडी करनी है तो आप अपना एक्सपेंस दिखाएं कि आप बेयर कर सकते हैं कि नहीं, ताकि स्टूडेंट वहाँ पे आके कोई ऐसी इलीगल इमिग्रेशन कोई ऐसी चीज़ ना करे, या वहाँ पे आके स्टूडेंट परेशान ना हो जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि अपने स्पॉन्सर यानी अपने पेरेंट के अकाउंट में आप कुछ पैसे दिखाएं जो आप पूरा ईयर, वो हर कंट्री का अलग अलग लिविंग कॉस्ट है, इसे लिविंग कॉस्ट कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट वीजा के साथ वर्किंग वीजा, क्योंकि बीइंग ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट, आपको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वहां पर जाकर बच्चा सर्वाइव करके पाकिस्तान भी पैसे भेज सकता है, या वहां पर इतनी ही इनकम होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लें? देखें, अगर वैसे भी मैं बात करूं, स्टूडेंट वीज़े पे भी अगर वहाँ पे कोई पहुंच जाए और स्टडी ख़त्म होने के बाद वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल जाए, तो स्टूडेंट बड़ा हार्डली पैसे सेव करता है, लेकिन अपने मामलात उसके पूरे हो जाते हैं। जैसे कि अपनी यूटिलिटीज़ निकाल लेता है स्टूडेंट, अपनी ट्यूशन फ़ी निकाल लेता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे वेजेस अच्छी हैं स्टूडेंट के लिए। अगर 20 आवर्स भी काम कर रहा है, 40 आवर्स भी काम कर रहा है, वीकली बात करें ना, वीकली 20 आवर्स अ वीक अलाउ है, 25 कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन यह है कि उसमें अगर आप नॉर्मली काम करें तो फ़ी अपनी निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी अच्छी जगह पे जॉब कर लें। असल में हमारे वहाँ पे बच्चे जाते हैं ना, थोड़े से चौड़े हो जाते हैं, वो देखते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के, फिर हमारे यहाँ पे, मैं ये हर बच्चे से ही कहता हूँ जो भी जाने वाला है, जो भी आपके पास बीइंग कंसल्टेंट में अगर आपसे कहूँ कि अगर आप आते तो बच्चों को सिखा कर भेजें कि भाई आपने जाना है, पहले अपने घर को भी बिल्ड करें, उसके बाद अय्याशियों पे जाएं। तो लोग आपको देखेंगे। मैं तो हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ, आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका फोकस स्टडी होना चाहिए। आफ्टर एजुकेशन तो देखिए उन कंट्रीज में वैसी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बच्चे जो सेटल्ड होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड नर्सिंग है, इंजीनियरिंग की है, IT एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स की डिग्री यहाँ कर चुके हैं, ठीक है, वो मास्टर्स के लिए लाजमी जाएं, वहाँ पे उनकी सेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़ुहैब का कॉल है आपके लिए कि मैसेज ये है कि कितनी स्टेटमेंट मस्ट रिक्वायर्ड होती है? देखिए, हर कंट्री का अलग अलग लिविंग कॉस्ट के चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया कहता है 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप अपने बैंक में दिखाएं, ये अराउंड आपका बन जाता है तकरीबन 55 to 65 लाख के दरमियान। ये आपने बैंक में दिखाने हैं, इंक्लूडिंग फ़ी दिखानी है, ठीक है, जो आप पर सेमेस्टर की वहाँ आकर देने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अब जैसे इटली है, इटली में ट्यूशन फीस नहीं है, 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर किसी की परसेंटेज 70 हो, ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती है। नहीं वैसे इंटरमीडिएट में आ जाती है हमारी ये बात नहीं है। नहीं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं। तो वो जो स्कॉलरशिप 100% मिल जाती है, उन स्टूडेंट को सिर्फ लिविंग कॉस्ट दिखाना होता है, जो कि 8,500 यूरो है, यानी 24 से 25 लाख के करीब। जबरदस्त। अच्छा, वो भी दिखाने 25 लाख यूरो, 4-5 हज़ार बोलते हैं, मतलब लगता है 4-5, लेकिन जब वो लाखों में आता है काम खराब हो जाता है। अच्छा जी, हम आते हैं अब अपने नासिर भाई की तरफ। नासिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि मतलब आप सीनियर मैनेजर हैं और मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, कभी आपको ये जब आप किसी को समझा रहे होते हैं कि हमने छोटी लेवल से शुरू किया या कम तनख्वाह पे शुरू किया, लेवल मेरा पोस्ट का था लेकिन एकदम से, तो कुछ लोग नहीं सुनते इस बात को, वो कहते हैं हाँ अपनी तो पोस्ट अच्छे कमा रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ?
देखें, हाँ होता है। जैसे कि बच्चे होते हैं पढ़ के यूनिवर्सिटी से फ्रेश जो आते हैं, उनमें जैसे कि आपने कहा कि एक वो होता है कि यार हम तो पढ़ के आए हैं, डायरेक्टली किसी अच्छी पोजीशन में लग जाए। मैं अपने सीनियर को बोलता था लो शुरू हो गया इसका लेक्चर अब। हाँ, होता यही कि जब बंदा नीचे से सीख के आता है ना, तो एक तो वो कभी भी मार नहीं खाता जबरदस्त। और उसको कोई घुमा नहीं सकता किसी भी चीज़ में। अब ये है कि जब कोई नीचे से जाएगा ऊपर, अगर नीचे वाला उसको कहीं घुमा रहा होगा ना, तो फौरन उसको वो वहाँ पर कैप्चर कर लेगा और रोक देगा कि यार ये आप इस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह नहीं, इस तरह होगा। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि मुझे मेरे जूनियर्स ने कहा सर ये काम नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मुझे पता है कि हो सकता है। जबरदस्त। फिर कहता हूँ आ जाए, मैं सिखाऊंगा, काम हो जाएगा। आप डांटते नहीं है, देखिए ये चीज ना बहुत कम लोगों में होती है। डांटना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ डांटना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी को डांटना भी है, समझाना है। मैं ये करता हूँ अपनी टीम मेंबर्स को अकेले में ले जाके समझाता हूँ। एक तो उसमें इंसल्टिंग नहीं होती, वो समझता है चीज़ को कि यार मुझे समझाया। हाँ, किसी को अप्रिशिएट करना है तो मैं 10 लोगों को जमा करके अप्रिशिएट करता हूँ। जबरदस्त। उससे क्या होता है कि आप, एक तो वो लड़का, उसका दिल बड़ा होगा, बाकियों जो लोग होंगे वो भी कहेंगे कि यार हम भी अच्छा काम करें। ऐसे ही है। तो हमेशा अप्रिशिएट करें तो 10 लोगों के बीच में करें, और डांटें तो एक कमरे में ले जाके अकेले जाके उसको डांटें और समझाएं, तो वो जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट भी करेगा और अपनी गलती को सुधारेगा भी। और दूसरी चीज ये नासिर भाई, मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूंगा, जो वाकई में मुझे कम सोच के ऐसे लोग मिले हैं कि मैं एक तो फेवरिज्म मत दिखाएं। अगर मोहसिन अच्छा है तो वो अपने लिए अच्छा, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी वो जाहिर सी बात है काम कर रहा है तो अच्छा लगता है हर चीज को। अब नासिर जावेद साहब अगर बात करें, आप अगर जिशान को डांट रहे हैं तो जब आपने कमरे में डांट दिया तो एक्सप्रेशन ऐसे लेके निकले, हमने बड़ी फ्रेंडली बात किया अपने साथ वाले को। यानी आपने जब नासिर भाई ने मुझे डांटा तो जिशान चेहरा सही रखो, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए क्या हुआ। हमारे यहाँ पर ये होता है इतने गुस्से में निकलते जैसे बम की पिन निकाल के आया अभी तो फट जाएगा कभी भी। तो ये चीज ना अगले को भी डिग्रेड करती है। बिल्कुल। तो आपको समझते हो, तो वाकई में ऐसे प्रोफेशनल्स हमें चाहिए टू बी ऑन द साइड ऑफ क्या कहते हैं अपनी जॉब के लिए, कि जो आपको एजुकेट करें। हम आते हैं रेहान भाई की तरफ। रेहान भाई मुझे ये बताइएगा कि अच्छा सिगरेट पर से टैक्सेस खत्म हो गए वो मान लिया, लेकिन अब जो नया टैक्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि आपका जो गंदम आपकी स्टोरेज और पिसाई तक जब लेकर जा रहे हैं, जो मैंने नया टैक्स पढ़ा है उस पर भी एक कोई पता नहीं अजीब सा ही नाम दिया उन्होंने उसको, वो टैक्स लगा दिया। तो मतलब अब गंदम हम खुद खरीद कर पीसें तो हमें टैक्स बचेगा, क्या होगा? हम पीस सकते हैं, आप बताएं। मतलब एक मैं अपने घर के लिए, एक मेरे घर में 20 किलो आटा इस्तेमाल होता है, मैं गंदम पीसने जाऊंगा? ये तो वही लोग करेंगे जो इसका काम करते हैं, किसान। असल में इस बजट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो किसानों का ही हुआ है इस टाइम, ठीक है, हकीकतन तौर पे। देखिए उनके लिए बड़ा बंडर हो गया कि अब वो किस तरीके से सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करें। बिल्कुल नहीं कर सकते ना, बाहर सी बात है। बजट इतना बढ़ गया, वो क्या करेगा? पीसना भी है, उनको पहुँचाना भी है, रखना भी है, और फिर स्टोर भी करना है उनको, और फिर बेचना है। हमारा क्या, हमने 10 किलो 20 किलो आटा लेके घर से लेना है और बस इस्तेमाल करना है। ठीक है। परेशानी तो ये ऊपर वालों को जो लेकर आ रहे हैं माल। तो मुझे ये बताएं कि आप जैसे एक मुतवस्सित तबके, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं आप हमेशा माशाल्लाह आप मारवी कंस्ट्रक्शंस के सीईओ हैं, लेकिन आप हमेशा मजदूर बन के बात करते हैं। आपने कभी सीईओ बन के बात है यार, मजदूर ही है ना हम एक तरीके से। मतलब इस मुल्क में रहते हैं हम भी वही चीजें इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने बायकॉट किया तो हमने किया है। नहीं मैंने तो किया भाई, मैं तो बिल्कुल करूंगा। जाहिर सी बात है, इसराइल हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह और हमें करना चाहिए, ठीक है ना। और हुकूमत को भी चाहिए कि अभी कोशिश करे जो निचले तबके की चीजें हैं ना, दाल चीनी आटा दाल, इसके ऊपर फोकस दे। असल में ये गरीब लोगों के लिए जरूरी है, ऐसा ही है। बाकी चीजें तो जो हैं वो तो हैं, जाहिर सी बात है हुकूमत की भी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। जैसे कि इमरान खान हमारे बहुत कुछ छोड़ के नहीं गए खजाने में, जो खजाना होगा उस हिसाब से हुकूमत बजट देगी। सच्चाई ये भी है, इधर भी इस पहलू को भी तरफ देखें आप। आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि देखिए ये वो खबर बाद में सुनाइएगा। पहलू इधर भी है कि मतलब आप ये देखें कि इमरान खान छोड़ के क्या गए, ठीक है। उसी हिसाब से खजाने को देखते हुए हमने बजट को चलाना है। बस जो चलाया है वो ठीक है, कोशिश ये करें कि जो निचले तबके के लोग हैं ना उनके लिए रिलीव हो जाए। जबरदस्त। आपको अच्छी खबर क्या है कि कहते हैं कि जब कमा चलता है हंस की चल अपनी भी चाल भूल जाता है। इजराइल ने मिसाइल दागे और वो डिफेंस सिस्टम खराब होने की वजह से उन्हीं पर आगे गिर के लग गए। तो ये प्रॉब्लम्स जो है, देखिए प्रॉब्लम जो है ना वो ईरान की अपनी है, ठीक है। ईरान के अंदर अभी भी तकरीबन 7 महीने पुरानी बात है ये कि 53,000 लोग वो उसने वहां पर रहने की इजाजत दी जो इंडिया के नेशनल थे, ठीक है। क्यों दी?
ईरान पहले गलती कर चुका है, अपने लोगों को वहाँ इंडिया में उसने रखा, कारोबार कराया। वो लोग, उन्हें कैसे पता चला कि ये गिलास इधर रखा हुआ है, यहाँ पॉइंट करना है? उसे कैसे पता कि यहाँ पे आर्मी का बंदा रहता है या वहाँ पर कर्नल रहता है? कैसे पता किया? मतलब कैसे? मतलब कोई रिडार था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग जो उन्होंने रिहाइश की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो उन्होंने उनको कंफर्म किया और ये हादसा हुआ। बिल्कुल तो यही पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तान को भी चाहिए जो हमारे बीच में लोग ऐसे रहते हैं उन पे नजर रखें आप लोग, इसलिए कि वही लोग होते हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल यार भाई, जबरदस्त आपने कहा। हुसैन भाई आपकी तरफ आते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देते वो तो बड़े ठाट से, लेकिन जो टैक्स देते हैं उन पर हुकूमत मजीद टैक्स लगा रही है, और अब वो भी इस चीज पर सोचने पर मतलब कहते हैं ना कि दे आर थिंकिंग ऑफ लाइक दैट कि व्हाई वी आर पेइंग, दोज हु आर नॉट पेइंग वो तो बड़े रिलैक्सेशन में, और हमने जिन्होंने पे करना शुरू किया हमारे लिए तो हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही। और हमें रिलीफ के मामले में एक और सवाल यही है इसी से रिलेटेड, रिलीफ के मामले में सैलरी स्केल पर 12,000 से 6,000 पर ले हैं, 30,000 से 6,000 पे ले हैं, लेकिन उसके साथ मजीद इतने टैक्सेस चीजों पर लगा दें कि वो 30 का 200 निकलेगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल बहुत हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली कैश इकोनॉमी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि लेस देन 1% लोग वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। आज भी आप देखें बड़े बड़े कारोबारी लोग, उनके पास कोई रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस कंप्यूटराइज नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वो आपको कहेगा सर ये सेल्स टैक्स मैंने मारा हुआ है 15%, आप उससे जब रिसिप्ट मांगेंगे वो नहीं देंगे। चलें, हम जैसा बंदा जाता है तो हमसे वैसे ही वो कहते हैं यार सर आपका तो बिल भी माफ़ कर देते हैं, छोड़ दें, जब हम पूछते हैं सवाल उनसे। लेकिन जो एक कॉमन बंदा खाना खाने, तो 1,000 लोग जा रहे हैं ना अगर दिन में एक किसी रेस्टोरेंट में, हर बंदे को तो नहीं पता। एक तो ये चोरी। दूसरी बात, जो बंदा टैक्स नेट में नहीं है, आपकी बात को सीना चौड़ा करके घूमता है, उसी को FBI कोशिश कर रहा है पकड़ने की, लेकिन चूंकि वो इतनी बड़ी फिश है कि वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सिस्टम बनाते हैं वही चोरी कर रहा है। तो जो बेचारा एक कॉमन मैन है, मजदूर है या गरीब है, तो वो बेनिफिट नहीं ले पाता, वो बेचारा अपने ही उसमें फंसा रहता है कि यार आज मेडिकल का बिल भरना है, आज घर का किराया भरना है, आज बिजली भरनी है। लेकिन हुसैन भाई यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि अगर बड़ी मछली पकड़ी भी जाती, पकड़ ली ठीक है, छूट भी तीसरे दिन जाती है। देखें, जैसे रेहान भाई ने एक बात कही कि इमरान खान साहब ने बजट के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ये सारी बातें मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। बीइंग अ नॉन पॉलिटिकल बंदा, कोई किसी सियासी बात नहीं करूंगा, चूंकि मेरा ताल्लुक टैक्स के पेशे से है तो मुझे थोड़ी बहुत नेटिविटीज पता है उसकी क्या है। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी अभी बात की गई, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम तक वो पहुंच गए थे। एज ऑफ नाउ FBR के पास जो रिसीवेबल खड़ा है मोर देन 3 बिलियन खड़ा हुआ है पाकिस्तानी। यानी FBR कहता है कि आपसे, मुझसे, रेहान भाई से, मोहसिन भाई से 3 बिलियन से ज़्यादा पैसा वसूल करना है। लेकिन चूंकि आप एक पावरफुल आदमी है, मीडिया पर्सन है, या आपका ताल्लुक कहीं से भी है, आपके पास तगड़ा वकील है, कोर्ट सिस्टम्स वगैरह वॉटएवर जो भी हैं, आप कानून जानते हैं, आप उस सिस्टम से निकल जाते हो। तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ तक पहुंच चुके थे कि अब ऐसे ही हर एक की बेल नहीं होगी कि भाई मैं 5 लाख ड्यू करता हूं, चल भाई 5 लाख माफ़ हो गए। क्यों माफ़ हो गए भाई? इस तरह तो हर बंदा बेल पे माफ़ करवाता रहेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ चीजें कोशिश की गई सिस्टम को इंप्रूव करने की, और ये लेकिन ओवरऑल चीजें खराब है। तो टाइम का मामला भी, फाइलर होने का भी मामला वही लेकर आए थे कि हर एक को फाइलर होना है। वो लेकर नहीं आए थे, उनके दौर में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई इम्प्लीमेंटेशन उसी की, क्योंकि वो चाहते थे कि मुल्क में बेहतरी हो, इस वजह से। अच्छा जी, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए सुना है कि खुशखबरी है, वो क्या खुशखबरी है? खुशखबरी सर ये है कि उनकी एक मंजिल बनाएंगे दूसरी खुद बन जाएगी। काश ऐसा हो जाए। देखें, इसमें ये खुशखबरी है छोटी सी कि FED जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती थी रियल एस्टेट की बड़ी ट्रांजैक्शंस पे, वो खत्म कर दी है। दूसरी बात, जो परचेजर पे टैक्स था 3% का एज बीइंग अ फाइलर, वो कम करके हाफ कर दिया 1.5%। तो थोड़ी सी मूवमेंट आएगी मार्केट में। अच्छा, दोनों सेक्टर पे टैक्स था ना, बेचने वाले पे भी टैक्स था, मैं वही लेने वाले पे, बिल्कुल, दोनों का बताइएगा। बिल्कुल। तो सेलर साइड पे जो 3% था, अनफॉर्चुनेटली FBR ने उसको बढ़ा के 4.5% कर दिया। तो यानी दोनों तरफ जो 6% इन्वेस्टर या किसी बायर या सेलर को देना पड़ता था, अब वो घुमा फिरा के ले फिर भी 6% है। तो इन दी एंड अगर थोड़ी सी मूवमेंट आएगी भी तो जाके कहीं ना कहीं बंदा स्टक हो सकता है कि यार मुझे यहां अगर तुमने छूट दे दी, आगे जाके वापस डबल टैक्स ले लिया, तो इन्वेस्टर या जो भी बायर होगा वो सोचेगा कि यार मैं क्या ये ट्रांजिशन करूं या नहीं करूं। अच्छा हुसैन भाई, बायर पर कितना परसेंट टैक्स है और सेलर पर कितना परसेंटेज है? प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे लीज्ड प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है, बायर पे इफ यू आर अ फाइलर तो यू हैव टू पे 1.5% फ्रॉम द 1 जुलाई, जो कि अभी 3% है।
1 जुलाई से बजट के बाद 1.5% हो जाएगा और सेलर पे हो जाएगा 4.5 ठीक 4.5%, है। जो कि अभी 3%। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने मोहसिन भाई की तरफ। मोहसिन भाई, आपने बता दिया कि फुल फंडेड जो कंट्रीज हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप देती हैं, वो कौन कौन सी, उनके नाम जरा बताइएगा। वो इटली है और जर्मनी है, जिसमें जो है इटली जो है स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ता है, फिर उसका उनका एक अपना डिपार्टमेंट है DSU का, जहाँ से आपने रीजनल स्कॉलरशिप्स लेनी होती है। वो स्टूडेंट को इजीली मिल जाती हैं। अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया 65 to 70% है तो आपको इजीली वो मिल जाती है और स्टूडेंट वहाँ पे जाता है। अच्छा, उसमें इटली में जो है सबसे अच्छी बात यह है कि दे विल प्रोवाइड यू स्टाइपेंड एज वेल टू बेयर योर एक्सपेंस, कि मतलब आपको ईयरली स्टाइपेंड मिलता है तकरीबन 7,500 से 8,500 यूरोस तक, जो कि स्टूडेंट को मंथली देते हैं वो लोग, ताकि स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस बेयर करे, एंड 20 आवर्स अ वीक अलाउ भी होता है जॉब। और जर्मनी का ये है कि वो स्टाइपेंड नहीं देता है, लेकिन उनकी एजुकेशन फ्री है। ठीक वो है। ऑल टुगेदर पूरे ग्लोब में जो है आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उन सबके लिए एजुकेशन फ्री है वहाँ पर। ठीक है जी। और फीमेल्स के लिए ब्रॉड जाना कैसा है? फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, सेफ़ कंट्रीज़ हैं। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं ये कहूँगा कि फ़ीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। कंप्लेन अगर आप करते हैं, कोई केसेस होते हैं हरासमेंट्स वगैरह के, या कोई ऐसा मामला होता है, तो उस पर काफ़ी जल्दी एक्शन भी हो जाता है। तो फीमेल के लिए अच्छा है, सेफ़ है। और जाना चाहिए कि आजकल माहौल ऐसा है कि आपको कॉम्पिट करना सॉरी, आपको हालात से। और इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशाना सर। और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ हम मोहसिन भाई से पूछेंगे कि स्किल इमिग्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके बारे में बताएं। असल में ये ऑस्ट्रेलिया का जो है पॉइंटेड सिस्टम टेस्टेड स्ट्रीम है ये। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ पॉइंट्स करने होते हैं, जो कि 4 चीज़ों से मिलकर ये पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें आपके पास बैचलर्स की डिग्री होती है, और एज आपकी जो है वो लेस देन 33 होनी चाहिए, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर डिग्री तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, एंड देन आइल्स के होते हैं, इंग्लिश के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। अगर आप ये वो चीज़ें कर लेते हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में बैचलर्स इन नर्सिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, या इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने किया हुआ है, देन यू कैन मेक योर पॉइंट्स एंड अप्लाई फॉर स्किल्ड इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया। ज़बरदस्त। उसमें क्या होता है, आप यहीं से ही ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेकर यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आफ्टर 4 years यू कैन गेट ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट एज वेल। तो ये स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री ख़त्म कर ली हैं, 4-4, 5-5 साल के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, मगर दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई स्किल्ड इमिग्रेशन। तो वो इस बारे में सर्च करें। सब क्लासेस मैं बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। इसमें सब क्लास 189 है, सब क्लास 491 है, 190 है। और ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं, इसको सर्च करें, और कोई भी उसके बाद इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं, जिसकी स्टूडेंट स्ट्रगल करता है टिल द बिगिनिंग, कि वो किसी तरीके से सेटल हो जाए। अच्छा, आपके लिए मोहसिन ये भी सवाल आया है कि हम इसको अगर कंटिन्यू रखते हैं सेशन को, तो लोग कुछ आकर आपसे यहाँ चैनल पर, तो बिल्कुल जी, मोर देन वेलकम। जो कि आके मोहसिन से मिलना चाहे आप मिल सकते हैं, और बिल्कुल, आप बिल्कुल। बात कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर ये होता है कि प्रोग्राम के बाद जब आप कुछ चीज़ पूछते हैं तो उस पर मोहसिन भी बड़े एक्टिव रहेंगे और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। और ये बताएंगे, एक सवाल बहुत ज़्यादा 4-5 कॉल्स में कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए, क्योंकि आजकल सुहाने ख्वाब बहुत दिखाते हैं और उसके बाद होता कुछ भी नहीं, और एंड टाइम पर ये प्रॉब्लम होती है कि आपने जो है वो केस में ये मसला आ गया, आपकी तरफ से ये नहीं था, ऐसा नहीं था, हमने तो ये कर दिया था, तो पैसा डूब जाता है। असल में स्टूडेंट्स जो है ना, सब कंसल्टेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं। मतलब कंसल्टेंट को केस दे के घर पे जाके सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट की अगर खुद की रिसर्च अच्छी है, मैं भी खुद एक कंसल्टेंट के थ्रू गया था ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। आप उनसे वादा करके गए थे, मैं आपके कंसल्टेंट बनूंगा? नहीं, मैंने तो खैर उनसे वादा नहीं किया था। तो स्टूडेंट जो है ना, वो कंसल्टेंट पे रिलाय ना करे, खुद की अपनी रिसर्च अच्छी हो। जबरदस्त। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो फिर आपको तो कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं कर सकता आपके साथ। ऐसे ही है। नासिर भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी पास आउट होते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद ही आजकल जॉब्स मिलती हैं, तो बड़ी हाई होप्स टीचर दे देते हैं। मैं अपनी ही बात करूंगा कि जब मैंने डिग्री कंप्लीट की, डॉक्टर
टीचर नहीं करता। 3-3.5 लाख तो पाँव पे के नीचे हैं। और इस वक्त मैं बीइंग अ गोल्ड मेडलिस्ट और मुझे 35,000 की जॉब जब ऑफर हुई थी तो मैं गुस्से से देखा था कि इसको मेरे पास कुछ भी हो तो मैं पहला कतल वाजिब होता तो मैं कर देता। तो मुझे ये बताएं कि एक तो टीचर्स का भी कसूर है कि बच्चों को इतने हाई होप्स देते हैं, और सेकेंड मार्केट में अगर बच्चा कोई आ रहा है किसी भी फील्ड से आ रहा है, वो तोप तो बनता नहीं है एकदम से यूनिवर्सिटी से, अगर इंजीनियरिंग साइड से आ रहा है, वो बैचलर साइड मतलब कॉमर्स साइड से आ रहा है, कितनी होप रखकर वो मार्केट में उतरे कि इतनी सैलरी स्टार्टिंग से मिलेगी? देखिए स्टार्टिंग ये है कि एक तो सुनहरे ख्वाब किसी को दिखाने नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि ऊपर आने से पहले आपको नीचे से जाना है। स्टेयर्स होती है ना, डायरेक्टली 10वीं सीढ़ी पे कोई नहीं जाता, ऐसे ही है। वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, फर्स्ट सेकंड एलिवेटर का भी यही है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तो पे लेके। अगर कोई कहता है कि यार आप डायरेक्टली आपकी ये डिग्री आ गई डायरेक्टर लग जाएंगे, तो डायरेक्टर के लिए चलिए डिग्री तो चाहिए, उसके लिए फिर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जबरदस्त। देखिए स्टार्ट ये होता है कि जब भी कोई फ्रेश ग्रेजुएट होता है तो उसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज इंटर्नशिप करवाती हैं, फिर MTO रखती हैं, ठीक है। ठीक है। MTO के बाद फिर वो स्टार्ट होते हैं, जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उनको जॉब्स ऑफर होती हैं मुख्तलिफ MNCs में, लोकल कंपनीज में। फिर वो अपनी फील्ड में जाते हैं। अगर कोई CA किया हुआ है तो वो फाइनेंस की तरफ जा रहा होता है, अगर कोई B फार्मेसी किया हुआ है वो क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी R&D की तरफ जा रहा होता है, अगर किसी ने MBA HR किया हुआ है तो वो HR ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जा रहा होता है। ठीक है। लेकिन स्टार्ट उसको एक फर्स्ट स्टेप से लेना पड़ता है, डायरेक्टली ये नहीं है कि वो HR डायरेक्टर या GM HR या HR मैनेजर लग जाता है, ऐसा नहीं है। उसको ऑफिसर बनना पड़ता है, ऑफिसर के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप उसको आगे जाना होता है। अच्छा, आपके लिए भी नासिर भाई सवाल है कि हार्वियन जो आप पाकिस्तान से जिससे कंपनी से आपका ताल्लुक है, इनका ओपन हाउस होता है, ये फेवरिज्म पर जॉब देते हैं, या इनका भी कोई एड वाइड होता है कि इसके थ्रू आपने इस वैकेंसीज पर हमारे पास पोस्ट मौजूद है, या क्योंकि हम सालों साल एक जो टीम चल रही है उसी को लेकर चलते हैं? अच्छा नहीं, हमारा ये है कि एक तो ओपन वो होता है, फेवरिज्म नहीं होता। अच्छा, हमारी जो पोस्ट होती है प्रोफेशनल साइट है लिंक्डइन, उस पर हमारा पेज है, LinkedIn पे? हाँ बिल्कुल, उस पर पोस्टिंग हो रही होती है। पेज बता दें प्लीज। हरबियोन पाकिस्तान के नाम से है, उस हरबियन पर पाकिस्तान सर्च करेंगे तो उस पर जो भी हमारी वीकेंड पोजीशंस होती हैं उस पर उसकी JD लिखी होती है कि हम किस JD का बंदा ढूंढ रहे हैं मार्केट में, उसकी पोजीशन और ईमेल ID और टाइमलाइन लिखा होता है कि इस डेट से पहले पहले आप अपना रिज्यूमे उस पर सेंड करें। उस पर फिर ये होता है कि जब रिज्यूमे आते हैं तो उसमें फिर हमारी टीम बैठती है, उसको शॉर्टलिस्ट करती है। फिर ऑन कॉल इंटरव्यू होता है, जो ऑन कॉल में स्क्रीनिंग होती है, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड, फर्स्ट इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर लास्ट फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसके बाद ऑफर प्लेस कर दी जाती है। तो ये बताएं कि ये इंटरव्यूज का सेशन जवानी में पूरा हो जाता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है क्या? नहीं, देखें हमारे यहाँ ये नहीं है। जब देखें किसी भी जगह जब कोई वीकेंड पोजीशन होती है, उसका हेड चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये पोजीशन फुलफिल करनी है। अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो काम सफ़र होगा और वो लोड दूसरे लोगों पे भी जा रहा होगा। ठीक है। तो एक तो हमें डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रेशर आ रहा होता है कि हमें बंदा दें, हमें बंदा दें, हमारा काम सफ़र हो रहा है। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि कैंडिडेट को ज़्यादा हम चक्कर ना लगवाएं, कम से कम चक्कर लगा के उसको फाइनल करें। ठीक है। ईरान और इजराइल की अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर का फासला है, और जब ईरान ऐलान करता है कि मैंने मिसाइल फायर की तो वो पहुंचते पहुंचते भी उसको टाइम लगता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मिसाइल नहीं पहुंचते, लेकिन जो हमने फुटेजेस देखी हैं उस पर तो मिसाइल ने हिट किया है। तो इस बारे में 12 मिनट का टाइम है। ठीक है। मिसाइल पे तो बात करते हैं। वैसे अभी हमारे FBR के भाई कह रहे थे कि इमरान खान ने टैक्स को जमा करने की कोशिश की। जमा करने की कोशिश तो उन्होंने की, मगर बज़ाहिर की अपने लिए, ठीक है, मुल्क के लिए नहीं की। अगर मुल्क के लिए की होती तो मुल्क के ख़जाने में होती। वो मुल्क के ख़जाने में नहीं थी, वो किसी और अकाउंटों में थी। ठीक है ना। वो अगर ये कहते हैं कि वो शायद मुल्क के अकाउंट में थी, तो ऐसा नहीं था। वो दूसरे जो इदारे थे उनके अकाउंटों में गई वो, और अपनी अय्याशियों में गई। वो अय्याशियाँ भी पता है, खैर बोलना बेकार है। आप कह रहे थे कि वो जंग इराक, तो ईरान का जो मसला है भाई ऐसा है कि अगर 11 मिनट का टाइम है, अगर 11 मिनट में सफ़े हस्ती से हटा सकता है पाकिस्तान उसको,
पाकिस्तान अभी चाहता नहीं है। अगर पाकिस्तान जिस दिन चाहेगा, इजराइल की बात कर रहे हाँ हैं ना? इसराइल की बात, जिस दिन पाकिस्तान चाहेगा 11 मिनट के अंदर सफ़े हस्ती से हटा देगा अभी इसको। तो मैंने कोई डिफेंस इशू मिनिस्टर नहीं ने है। भी कहा है कि देखने की और सोचने असल की में कोशिश ईरान की अपनी गलती है ना। ईरान में लोग आए, ईरान से वो जो पिछले तकरीबन जो पकड़ा गया था गुलशन राजदेव था, क्या नाम था उसका, राजिब गुल बिल्कुल वो कहाँ से आया था, उसके पास कौन सा पासपोर्ट था, ईरानी पासपोर्ट पे वो अंदर आया, ऐसा ही है। ऐसा ही है। वो गिरफ्तार हो कहाँ से आया, वहीं से आया ना। अभी भी वहां पर मुल्क में रोक रह रहे हैं ईरान में, क्यों आपने एंट्री दी उनको? यही रास्ता है जो आ रहा है, इसी रास्ते से आ रहे हैं। जब आप अपने घर में उनको बिठाएंगे तो वो आपको नुकसान ही देंगे ना, फायदा थोड़ी देंगे। लेकिन रेहान भी एक बात और है कि ईरान के अब पास आपके सर पे आ गए तो अब आप सोच रहे हैं कि इनको बाहर निकालें। लेकिन फाइटर तैयारी नहीं है ईरान के पास, जैसे हमारे पाकिस्तान के पास है। देखिए हमने तो उन्होंने जाकर कहा- उनके अब राफेल गिरा उन्होंने दिए। कहाँ पे मार्क किया उसको, जनरल पे मार्क किया। उन्हें कैसे पता कि जनरल यहाँ पर है यार? कैसे, कैसी बच्चे वाली बातें कर रहे हैं आप बैठ के इधर? उनको कैसे आइडेंटिफाई हो कि गिलास यहाँ पड़ा है? ये तो मैंने बताया ना कि गिलास यहाँ पड़ा है और उन्होंने फायर किया है। ऐसा ही है। कोई डिडार थोड़ी बता रहा है कि वहां पर जनरल घर में बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो ये वही लोग आए हुए हैं जो उनको आपने रिलीफ दिया ईरान ने। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि रिलीफ किसी को भी ना दे। इंशाल्लाह और इन नहीं। जैसे लोगों को तो बिल्कुल गिलीफ ना दे जो पाकिस्तान से मुखालिफ हो। पाकिस्तान से अगर कोई भी शख्स मुखालिफ है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसमें चाहे कोई भी हो। ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं हुसैन भाई आपकी तरफ। बीइंग एक्सपर्ट हम अगर आए पूछते हैं आपकी, तो किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है जिससे ओवरऑल हमारा चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ों में फ़र्क आना शुरू होगा? अच्छा, मेरी राय के मुताबिक जो हमें फोकस करना चाहिए, हमें मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या एफबीआर को, कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। जितना पॉसिबल होगा हम चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे कंट्री में डिफरेंट करेंसीज आएंगी, हमारे कंट्री का फ़ायदा है। दूसरी बात, हमारी जो आईटी सेक्टर है, जो हमारा यूथ है या जो भी लोग आईटी सेक्टर में हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, चाहे किसी भी किस्म के आईटी की फील्ड में हो, कॉल सेंटर्स हो, व्हाटएवर, उनको गवर्नमेंट को चाहिए उनके लिए आसान थोड़े से रूल्स बनाएं। नो डाउट गवर्नमेंट का जो एक इदारा है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उन्होंने बहुत अच्छे टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं उनको। लेकिन उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उनके साथ नहीं, हर बिजनेसमैन के साथ प्रॉब्लम होता होगा जो भी बिजनेस करते हैं, कि अगर हम फेडरल टैक्स दे भी रहा है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के या कराची से रिलेटेड जो भी इदारे हैं उनके भी प्रोविंशियल टैक्स भी आ जाते हैं उनके ऊपर। ठीक है। तो वो एक बंदा जो शॉप या ऑफिस लेके बैठा है कहता है यार मैं फेडरल भी टैक्स दे रहा हूँ, इन दी एंड मुझसे डिफरेंट किस्म के 10 किस्म के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्री टैक्स लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो ये बात हो गई। एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा काम करना है और इंपोर्ट्स को कम करनी है। एज बीइंग अ पाकिस्तानी, जैसे अभी ये बॉयकॉट वाली जो भी बातें चल रही थी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन हमें अपनी चीज़ों को इंकरेज करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इन दी एंड के बस एक छोटा सा कमेंट, थोड़ा सा करेक्ट कमेंट आपसे एक और सवाल है जी, जी। कि जिस तरीके से यूट्यूबर सब पे टैक्स लग चुका है, ठीक है ना, वो बिल्कुल, implement भी हो चुका है, बिल्कुल। तो बच्चे जो कह रहे हैं कि अब हम अगर पेज बनाते हैं और उस पर भी कुछ अर्निंग स्टार्ट होती है तो उस पर भी एक अच्छा खासा टैक्स लगा दिया अच्छा गया। सर, देखें, अगर हम इस चीज़ को टेक्निकली समझे ना, तो थोड़ा बहुत टैक्स पहले भी था, अब चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। कैसे था टैक्स? अच्छा, उस टैक्स एग्जेम्पशन लेने का भी तरीका है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में जब वो यूट्यूबर एज अ फ्रीलांसर एक रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिसकी एक छोटी सी फीस है, उसके बाद जो उसकी इनकम आती है उस पर गवर्नमेंट सिर्फ 0.25% विथहोल्ड करेगी। क्या बात है? बाकी सब चीजें आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट हो गई। यही वाली चीजें अब ये देखिए, मैं- टेक्निकल बात है जो लोगों को नहीं पता नहीं होता। हुसैन लोग भाई, मैं उसको आपके लिए highlight एक बात करते हैं। कहूंगा विद पब्लिक की रिक्वेस्ट पे कि आप जैसे लोगों को हमें जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ पर हम चीज़ों के किस फुकदान में, कोई पढ़ने पे नहीं जाएगा, वो ये कहेगा कि यार मुझे सेकंड जॉब अगर मिल रही है तो मैं करूँगी, क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बिल्कुल। गैस का बिल बहुत आ रहा है। तो हम यहाँ पर बैठकर ये चीज़ें सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वीकली हम बैठेंगे ताकि हम चीज़ों से, मैं भी बहुत चीज़ें सीखूंगा ताकि फिर मैं भी ऐसे सीए वाले काम करूंगा, क्योंकि मेरा अकाउंट से लेने देना कुछ नहीं है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया की एक्सपीरियंस के बारे में अपने बताइए कि एजुकेशन एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वहाँ पे आपने जॉब किया नहीं की? बिल्कुल जॉब की है। मैं 2011 में जो है ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर इंटरमीडिएट में वहाँ पे चला गया था अपनी बैचलर्स की डिग्री करने के लिए। बैचलर्स इन बिजनेस अकाउंटिंग मैंने वहाँ पे किया और साथ साथ में जॉब भी करते थे। 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता था ऑस्ट्रेलिया में, और जॉब भी करते थे और साथ में स्टडीज़ भी करते थे। उसमें थकावट अभी तक आ रही? 20 घंटे जो आप जॉब करते थे, अभी तक आप आंसर कर रहे हैं ना, थकावट अच्छा। महसूस हो रही है आपके चेहरे से? नहीं, देखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, मुश्किल? बहुत ज़्यादा है, बल्कि क्योंकि और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब देखें जो डिग्री यहाँ पे ख़त्म करके जाते हैं ना मास्टर्स के लिए, वो बच्चे फिर भी मैच्योर हो जाते हैं।
जो इंटरमीडिएट करके जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रात सुबह के 10 बजे 12 दूसरी बजे बात है कि सब कुछ पैम्पर हुआ हुआ मिलता है आपको जब आप जाते हैं, अम्मी चीजें दे रही वहां पे जाके खुद कपड़े धोने हैं, खुद ब्रेकफास्ट खुद बनाना सब है, कुछ खुद कर चीजों रहे को मैनेज हैं, करना है। सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक कुछ भी स्टार्ट नहीं था, तो स्टूडेंट्स को मेरा यही होता है कि यहाँ पे आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ करते रहें, जैसे फ्रीलांस का भी हुसैन भाई ने बताया, कुछ ना कुछ करते रहें, रिसर्च करते रहें, और साथ में ये करें कि वहाँ जाने से पहले वहाँ की रिसर्च भी कर लें कि करना क्या है, किस तरीके से सरवाइव करना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को ओवरसीज एजुकेशन के लिए भेजे ज़रूर, ताकि वो मिच्योर हो जाए। बिल्कुल, ऐसे हम मार्केट को कम्पीट कर सके। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत ज़ीशान सर। और इस वेलकम बैक, और नासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भाई, मुझे बताइएगा कि आपके जब बजट आता है तो अपने सीनियर से, जैसे कि सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है आप, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई सर बजट के बारे में बता, आपकी क्या राय है? अच्छा, आप जब राय देना शुरू करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये बेहतर है, आपको क्या मसला है, आपकी तो तनख्वाह इतनी अच्छी है, तो कभी ऐसे सवाल आता आपसे? देखिए, जिसकी जितनी तनख्वाह अच्छी होती है ना, उसका फिर टैक्स भी उतना ही लग रहा होता है, और फिर घर की चीज़ें भी वैसी हो रही होती हैं। बिल्कुल। जिसकी तनख्वाह जितनी अच्छी होती है वो फिर देख रहा होता है कि यार मेरा टैक्स इतना लग रहा है, और हमारी आदत ये है कि हम उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे होते हैं। ऐसे ही फिर कहते हैं कि साल के यार इतने चले गए पैसे। तो उस पर यह है कि जो नीचे वाला होता है फिर हम उसको देखते हैं, यार तुम्हारा टैक्स ही नहीं कट रहा कुछ, लेकिन उस गरीब की हम फिर ये नहीं देखते कि तनख्वाह कितनी है। ऐसे ही उसकी तनख्वाह भी कम होती है तो टैक्स भी उसका कम होता है, और जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है इसका टैक्स भी ज़्यादा लगता है। अब ये है कि जुलाई की जो तनख्वाह मिलेगी, अब उसमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने वाकई हमें रिलीफ दिया है कि नहीं दिया। जैसा कि अभी बताया कि शायद मे बी कि वो रिटर्न हो जाए। कहते हैं कि एक ख्वाब दिखाया, ख्वाब दिखा के वापस नींद से जगा दिया। पाकिस्तानियों को कहते हैं ना, ज्यादा सोना नहीं है, कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है, तो इसलिए ख्वाब दिखाते हैं वापस ले जाते हैं, हम सोना ज्यादा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है नासिर भाई के लोगों से जब आम फैम जिंदगी में हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं नासिर भाई को क्या, नासिर जावेद को क्या मसला है, उसकी तो माशाल्लाह इनकम बहुत अच्छी है। तो कभी आपने ऐसा जवाब दिया कि मेरे भी नोट दोनों तरफ से चलता है, कोई एक तरफ से थोड़ी होता है, एक तरफ यूज करके दे दिया कि नासिर भाई दोबारा यूज कर लीजिएगा, नोट का दूसरी तरफ भी है? नहीं होता है, और लोग समझते भी यही है, लेकिन ये होता है कि देखें, जैसे आपकी प्रमोशंस होती हैं, जहाँ फिर आप आगे निकल रहे होते हैं तो आपके अखराजात भी बढ़ रहे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे होते हैं, उनकी फीसें होती हैं, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी एक सीनियर लेवल पे जा रहे हो तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, फिर एक्सपेंस भी उसी तरह ही आप बियर कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि गरीब आदमी तो कहते हैं शाम में तो थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, हम कहते हैं नहीं गर्मी बहुत है, एसी चला लो। ये चीज़ हम लोग ये नहीं देखते कि यार 200 यूनिट होने वाले हैं, नहीं यार अब के इलेक्ट्रिक ने फिर 6 महीने हमें छोड़ना नहीं है, पंखा बंद कर दो यार, इस कमरे में नहीं जाना, उस कमरे में नहीं जाना। तो जो नीचे लेवल का होता है बेचारा, वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसराफ में भी आता है कि चल रहा हो। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जहाँ अगर हम कॉन्फ्रेंस में भी बैठे तो 2 कमरों में क्यों बैठे भाई, 6 बंदे एक कमरे में बैठ के बात हो सकती है। तो ये चीज़ें तो आपको वो तो ठीक है, सही कह रहे हैं। बाकी जैसा कि हमारी कंपनी के अंदर भी हमने एक स्लोगन रखा हुआ है, बिजली बचाएं अपने लिए और आगे वालों के लिए, और बाकायदा हर स्विच के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिक से बचना है। नहीं, कि इलेक्ट्रिक से नहीं बचना है, जब रूम आप फ्री करें तो स्विच को ऑफ कर दें। ऐसा नहीं है कि आप चले गया, पियोन आएगा, पियोन अब स्विच ऑफ करेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये अच्छा, ये जो एथिक्स होते हैं ना, ये आपकी फैमिली आपको सिखाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब आपने बचपन से चीज़ों को देखा होता है ना कि आपकी वालिदैन अगर फर्ज करें घर पे आपके नौकर हैं, वो सौदा लेकर आ रहे हैं, घर वाले का सौदा पकड़े थे, तो बचपन से, अब जब आप बचपन से बच्चे को ऑर्डर करने से उसको बोलो वो उसका काम है, तो फिर आपके अंदर भी ग्रेजुअली ये चीज़ें नहीं आती है। रेहान भाई की तरफ आएंगे। रेहान भाई, थोड़ी सी जो मुस्कुराहट आई थी आपके चेहरे पे, ये थोड़ी मुझे पंगेबाजी वाली लग रही थी। ये जो के इलेक्ट्रिक की बात होती है ऐसे ही करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, के इलेक्ट्रिक की थी ना, इसलिए मैं तो चारों आग लगा दूं, यकीन करो इनको। 14-15 घंटे लाइट जा रही है भाई इलाकों में, आवाम इतनी परेशान है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल तो उन्होंने ये भी डाला था ना कि अगर अवाम हुकूमत हमसे इतने फीडर ले ले, पीछे 14 फीडर बचे ना, तो फिर 14 फीडर पे तो काम हो जाएगा। फीडर का मसला नहीं है ना, असल में आवाम भी तो हमारी जालिम है ना, कुंडे लगा लगा के भी तो बेड़ा गर्क करके बैठी हुई है, कुंडे भी तो खत्म नहीं करती है हमारी आवाम। एक तरफ उनको घसीटे तो एक तरफ उनको भी घसीटना पड़ता है। हमारी आवाम ने कुंडे लगाए, वो उसका बदला वो निकाल लेती है कैसी। अच्छा नहीं, जो चलान नए लगे, वाकई में रोटी सही डॉक्टर साहब ने कहा कि फजूल के चलान हो रहे हैं। कि आपका जब गाड़ी मतलब टर्नओवर किया, एक जगह पे चलान मैंने भी देखा कि खड्डा, उसमें गाड़ी थोड़ी लेके जाएगा बंदा कि तुम गलत रॉन्ग वे से आ रहे हो,
तो रोड भी तो सही नहीं है, तो वहां पर चालान जो काटने वाले उनको तो क्योंकि स्लैब पकड़ा दिया, इतने बंदों को आपने पकड़ना है। मेरे भाई हमारे मुल्क में काम हुआ कब है? सिर्फ इख्तिदार आता रहा है, काम हुआ कब है? ना तो एमक्यूएम ने काम कराया, ना पीपल्स पार्टी ने अभी काम करा रही है, ना इससे पहले मुस्लिम लीग ने। पंजाब में काम जरूर हुआ, मुस्लिम लीग ने कराया, कराची में तो कोई काम ही नहीं हुआ ना। कराची में तो जितनी भी तंजीमें आई सिर्फ आई हैं और मुंह दिखा के चली गई हैं, काम किसी ने भी नहीं किया यही है। अमली तौर पे। रोड ऐसे ही पड़े हैं, पानी ऐसे ही बह रहा है, गटर ऐसी ही बह रही है, सारे मामला ऐसे ही हैं। इनको हिसाब देना है, अल्लाह ही पूछेगा इनसे, और बरोज़ क़यामत तो हिसाब देना ही देना है। यहाँ नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, वहाँ तो पकड़ दो। बीवियाँ भी बीमार है और बच्चे भी बीमार है, नज़र तो आ रहा है। मैं जिसको बोल रहा हूँ वो भी सुन ही रहा होगा। ऐसा ही है। और बिल्कुल हुसैन भाई की तरफ आते हैं। हुसैन भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमने टैक्स नेट पे बात की, तमाम चीज़ों पे बात की, लेकिन जब जस्टिफिकेशन की बात आती है, यानी जैसे बीइंग अ जस्टिफायर, आप एक चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो लोगों का एक मानना होता है कि या तो इनका हुकूमत से कोई लेना देना है, कनेक्टिविटी है, ठीक है, या इनको कुछ बच रहा होगा जो ये बात नहीं बताते, बेसिक बात। यानी आप तो सब चीजें बता रहे हैं ना कि यहाँ से ये टैक्स बचाया, यहाँ पर ये अच्छा है, यहाँ पर ये बुरा। तो मुझे बताया कि ऐसे लोगों को फिर सेटिस्फाइड कर किस तरीके से किया जाता है? अच्छा देखें, सबसे पहले करेक्ट कर दूं कि मैं एक प्राइवेट कंसल्टेंट हूं, गवर्नमेंट के इदारों से कोई नहीं, ऐसा लोगों लेना का देना नहीं है। होता है, माइंड में बिल्कुल, होती है ये लोग बात। सोचते हैं, जैसे अक्सर हमें लोग कहते हैं यार एफबीआर के ऑफिसर हो, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें लोगों को अवेयर करना है। आई अग्री कि हमारा टैक्स सिस्टम इतना फेयर नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ओवर 10%। अगर मैं लास्ट 15 ईयर्स का रेशो निकालूं, मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, तो 10 to 11% हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है लास्ट 15 ईयर्स में। अच्छा, दूसरी मज़े की बात बता दूं, थोड़ी सी टॉपिक से हटके ले, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। अभी हमने कुर्बानी से गुजरे हमारे यहाँ गोश्त का क्या हिसाब है? मेरे ख्याल से, मैं तो सौदा लेने नहीं जाता, 1700-1800 रुपये किलो, यही है बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त बीफ का। कुर्बानी में जो एवरेज गोश्त सेल हुआ है, अगर जिन्होंने गायें खरीदी, जो लोग कुर्बानी करते हैं, 16,000 रुपये पर केजी के हिसाब से उसका एवरेज प्राइस निकली है। लेकिन नाम भी हुआ ना, कितना बड़ा बैल लेकर आए। मैं यही बता रहा हूँ ना, तो ये किसने किया? ये हम ही आवाम ने किया। एलीट क्लास एंटर हो गई कुर्बानी में भी, कि आम आदमी कुर्बानी करने से भी गया। रियल एस्टेट के साथ भी यही हुआ, या और जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके साथ भी यही हुआ। अब होता कि हमारे यहाँ जब फेयर पॉलिसी नहीं है, अगर आप यूएस की बात करें, हम सब एक बात सुनते हैं कि यार यूएस में बंदा रिटायर्ड होता है तो उसे $1,000-1,200 एक सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा यूएस टैक्सेशन के साथ भी है, मैं वो भी सर्टिफाइड हूँ, तो यूएस टैक्स भी मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूएस की जो मिनिमम बेंचमार्क स्टार्ट होता है टैक्सेशन से, विच इज स्ट्रेट 17 to 18%। आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा यूएस में $10,000 या $20,000 सालाना अर्न करता है, या $50,000 अर्न करता है, जो भी जिसकी सैलरी है, उसकी 18 से 20% टैक्सेशन है स्ट्रेट। उसके बाद वो हाउस होल्ड अलाउंस, मेडिकल अलाउंस वो पहले ही काट रहे होते हैं, आपको नहीं पता चलता। लेकिन चूंकि बाहर ममालिक में, यूएस की तो जस्ट एग्जाम्पल दी, कोई भी मुस्लिम ममालिक की भी हम एग्जाम्पल दें, चाहे वो सऊदीया हो, ईरान हो, गल्फ कंट्रीज हो, उनके यहाँ पॉलिसीज इतनी फेयर हैं कि उनकी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती। हमारे यहाँ ये है कि कॉमन मैन, आप या मैं परेशान है तभी हमारी आवाज़ उठती है, और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें इंप्रूव हों। इंप्रूव कैसे होंगी? एक्सपोर्ट बढ़ा के, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ बढ़ा के, और उन्हीं ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करके। भाई, एक बच्चा जो डिफेंस के किसी बड़े स्कूल में पढ़ता है, एक नॉर्थ नाजमाबाद में रहने वाला या एक कोरंगी में रहने वाले बच्चे का भी उतना ही राइट है कि वो इंग्लिश मीडियम या किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, और ये रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जबरदस्त। हुसैन भाई, हम आते हैं फिर आपकी तरफ। मुझे बताइएगा कि मोहसिन, हम अगर बच्चा ख्वाब देखता है किसी का बाहर जाने का, माँ बाप की एक होती है, तो मिनिमम आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि आपका बच्चा बाहर जा सकता है, और मिनिमम आप कितना सेव करेंगे कि ईयरली पे होता है या मंथली बेसिस पे होता है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, अगर आप मिनिमम की बात करें तो इस वक्त सबसे फिजिबल कंट्रीज़ इटली है और जर्मनी है। जैसे मैंने आपको बताया, फ़ी नहीं है वहाँ पे, ट्यूशन फ़ी नहीं है। तो यहाँ से जाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यूँ समझ लें कि 500,000 आप इटली का लगा लें, 5 to 600,000 पाकिस्तानी रुपीस, यानी 5 से 6 लाख हो गया। और जर्मनी का भी ऑलमोस्ट इतना ही एक्सपेंस है। बस ये है कि दोनों में फ़र्क ये है कि इटली में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ती है, जर्मनी में इसी को एक ब्लॉक अकाउंट कहते हैं, यानी कि आप अपने यूरोज़ जो हैं वो जर्मन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एंड दे विल पे यू बैक आफ्टर अराइवल। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो आपको मंथली वापस मिल तो जाते हैं ना, वो मिल तो वापस जाते हैं, मिल जाते हैं। हाँ। तो ये दोनों कंट्रीज़ बहुत फिजिबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मिनिमम बजट है
और दोनों कंट्रीज जॉब ऑफर करती हैं बच्चों को? बिल्कुल ऑफर Bachelor's करती हैं, में? बिल्कुल ऑफर करती हैं। 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता है एंड आफ्टर डिग्री जो है दोनों कंट्रीज में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अप्लाई करना पड़ता है मगर वो मिल जाता है स्टूडेंट्स को। 18 to 24 मंथ्स का मिल जाता है। उसमें स्टूडेंट जो है वो स्पॉन्सर मतलब प्रोफेशनल जॉब अपनी फाइंड आउट करे, जॉब के बाद अपने ही एम्प्लॉयर को बोले मुझे स्पॉन्सर करें। ठीक है। अगर वो स्पॉन्सर कर देता है देन आप उसके बाद सिर्फ 24 मंथ्स जॉब करें टैक्स पर एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल। जबरदस्त जी। इसी के साथ नासिर भाई कितना देर रह गया? लास्ट मिनट है तो फिर आप सबसे चाहेंगे सर। नासिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एसएमए हैं आप, मतलब सीनियर मैनेजर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसी तरीके के लोग आने चाहिए मार्केट में सामने, ताकि जो बच्चा नया घर से उठकर आ रहा है, जिम्मेदारी लेकर आ रहा है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये वो बंदा जो कि वाकई में कहीं उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में है या पाकिस्तान की किसी ऐसी कंपनी में जो साख रखती है, तो वहां पर आप जैसे लोगों की जरूरत है। अल्लाह ताला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। आपके लिए भी यही दुआ है, आप सबके लिए भी यही। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत इंशाल्लाह। बिल्कुल। और साथ साथ ये जरूर बोलेंगे कि इंशाल्लाह आपसे अगले पीर को मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। मेडिकेशन के लिए मैं जा रहा हूँ छुट्टियों पे, और बाकी पीछे जिंदा रहा तो वापस आऊँगा, नहीं आया तो दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। और इसी के साथ मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगे मेरे दूसरे होस्ट। और हफ्ता आप लोगों का अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान की अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी नाम तरक्की की तरफ लेके जाए। मुझे, मेरी इंटायर टीम को, तमाम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो, क्योंकि लंबे सफर पर जा रहा हूँ, नहीं पता वापसी का, तो तहे दिल से माजरत हुआ हूँ कि कोई भी बात आज तक आपको बुरी लगी हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर, अगले पीर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।